बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप टॉपिक में से दैट इज़ अबाउट द एनालिसिस। तो उसमें हम देखेंगे कि एनालिसिस क्या है, देन हम यूनिट्स ऑफ एनालिसिस की तरफ जाएंगे और हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट लेते हैं। तो एनालिसिस का बेसिकली मतलब होता है टू एग्जामिन, टू एवेलुएट, टू कंसीडर समथिंग और टू ऑब्जर्व समथिंग। ठीक है। और देन हमने यूनिट्स ऑफ एनालिसिस की बात करें तो दे आर बेसिकली थियोरेटिकल लेंसेज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल फिनोमेना कि कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर कॉपरेशन होगा। ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं और थ्योरीज होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें पाकिस्तान एंड इंडिया के रिलेशनशिप के ऊपर, तो उसके ऊपर हर बंदा अपना डिफरेंट आइडिया देता है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन इसलिए नहीं अच्छे हैं क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ गुड कंट्री। कुछ लोग कहते हैं कि रिलेशंस आर नॉट गुड बिकॉज ऑफ द कश्मीर एंड सम पीपल से दैट द रिलेशंस आर नॉट गुड बिकॉज चाइना डू नॉट वांट टू हैव गुड रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। दैट्स वाई। तो डिफरेंट, हर बंदे का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। तो यहीं से हम चलेंगे। तो द सेकंड पॉइंट पे हम ये कहते हैं कि इट डिसाइड्स whom we identify as relevant की एक्टर। और हम डिसाइड करते हैं एनालिसिस से कि हम किसको है जो है करेक्टराइज कर लेंगे एज अ रेलिवेंट की एक्टर। कुछ लोग कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका बहुत रोल होता है कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन में। कुछ लोग कहते हैं स्टेट का रोल होता है, कुछ लोग कहते हैं ग्लोबल लेवल पे होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि रिलीजन की बेस के ऊपर हो सकता है, ग्रुप बेस हो सकता है, इसके अलावा और भी सोसाइटल लेवल के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल हमारे पास जो है थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस हैं दैट वर एक्चुअली डिजाइन बाय नेथ वाल्ट्ज in his book Man, the State and War. And this book was, keep in mind that this book was published in 1959 and its name was Man, the State and War. अच्छा, इस बुक के अंदर बेसिकली वैसे हम लोग तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लेवल्स ऑफ एनालिसिस हैं, लेकिन इस बुक के अंदर क्या है कि थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस को एक्सेप्टेबल करार दिया गया है, जो कि हैं इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल एंड द थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल लेवल और द ग्लोबल सिस्टम। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस को हम यूनिट लेवल ऑफ एनालिसिस भी बोल सकते हैं एंड देन वी कैन आल्सो से द बेसिक लेवल ऑफ एनालिसिस। सो इट हैज़ मोर देन टू नेम्स। तो इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस को समझना ये है, इंडिविजुअल का मतलब है ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स इसमें हमारा फोकस रहेंगे और हम कहेंगे कि जितने भी कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स या हमारे रिलेशंस में कॉपरेशंस आ रही हैं दैट आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स। अगर इंडिविजुअल जो हमारा इंडिविजुअल भी वो जो हमारा लीडर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। कुछ लोग जो हैं उनका इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स पीस, तो वो चाहेंगे कि कॉपरेशन हो। तो जब हमारा लीडर वो होगा ऐसा जो कि कॉपरेशन चाहता होगा तो हमारे दूसरों के साथ रिलेशन भी कॉपरेशन वाले होंगे। लेकिन अगर हमारा लीडर ही ऐसा होगा कि दैट वांट्स के दैट इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स द वार्स, तो फिर हमारा दूसरों के साथ जो सिचुएशन चलती रहेगी वो वार्स की और कॉन्फ्लिक्ट्स की ही चलती रहेगी। तो ह्यूमन नेचर के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। अगर कोई ऐसा लीडर आ जाए जो बहुत ही स्टूपिड हो, ही इज़ नॉट एबल टू मेक द गुड डिसीजंस, ही इज़ नॉट अ गुड डिसीजन मेकर, तो क्या होगा कि हमारे जो है ना स्टेट अच्छी चलेगी ना ही हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस इतने बिल्डअप करेंगे और ग्रो करेंगे। तो फिर क्या होता है कि इंडिविजुअल्स का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है बेसिकली जो लीडर्स का, वही पे वो स्टेट के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर उसी तरीके से जो हमारी स्टेट है उसके इफेक्ट्स रेगुलेट होते हैं और अफेक्टेड होते हैं। अब इसमें हम दो तीन एग्जांपल देंगे ताकि इंडिविजुअल लेवल ऑफ या फिर जो यूनिट लेवल या बेसिक लेवल ऑफ एनालिसिस है वो हमारा व्यूवर्स को क्लियर हो सके। तो हम इसमें एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल कोल्ड वार हुई, सबको इसके बारे में समहाउ होगी कि कोल्ड वार क्या थी। तो बेसिकली इसका टाइम पीरियड था कोल्ड वार का फ्रॉम 1945 टू 1991 एंड दिस वार वाज एक्चुअली बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएसआर, बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, we can say it. So this was basically extreme level of tension between US and USSR. तो सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो यूएस हैं और यूएसएसआर हैं दे वर एक्चुअली फ्रेंड्स। ठीक है, बेसिकली ये फ्रेंड्स थे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हुआ है तो उसके बाद इनके दरमियान बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सट्रीम लेवल ऑफ टेंशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब हमने इसको कहना है कि इसको हमने अपना अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम किस तरह देंगे इस बात को, हम इनके इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस में क्या कैसे अप्लाई होता है। वी विल से दैट एट दैट टाइम द लीडर ऑफ यूएसएसआर वाज स्टालिन एंड द लीडर ऑफ यूएस वाज ट्रूमैन। ठीक है, अब एक तरफ जो लीडर है वो स्टालिन है, एक तरफ जो लीडर है वो ट्रूमैन है, दोनों कंट्रीज़ में। अच्छा, अब अगर बात करें इनकी पर्सनैलिटी की, सो दे बोथ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड दे हैव ईगो।
तो ईगोइज़्म थी, वो चाहते थे कि हम ही बेहतर हैं, हम ही बेहतर हैं, जो हम चाह रहे हैं सब उसी बात को माने। तो इस वजह से क्या हुआ था कि दोनों कहते थे, स्टालिन भी कहता था हमारा सिस्टम आइडियल है, तो बाकी स्टेट्स भी जो है हमारे साथ आ जाएं, कोऑपरेट करें और हमारा सिस्टम ही सब माने। और जो ट्रूमैन कहता था वो कि हमारा सिस्टम अच्छा है। तो क्या हुआ उस टाइम बेसिकली जो है यूएस दैट वाज लीडेड बाय ट्रूमैन, उस वहाँ पे लिबरलिज्म थी। और जबकि जो हमारा दूसरा है यहाँ पे स्टालिन करा था लीड यूएसएसआर में, वहाँ पे कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म थी। तो ये दोनों लीडर थे यूएस एंड यूएसएसआर के। इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी में ईगो थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से दोनों की इन दोनों में आपस में ऐसी टसल चली कि फिर जो है कोल्ड वार चली हमारी 1945 टू 1991। ठीक है। और फिर हमने कहना है कि अगर उस टाइम पे ये दोनों लीडर्स ना होते, कोई और लीडर होता जिसकी ना तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है एंड दैट डू नॉट हैव ईगो, तो फिर क्या होता कि उस टाइम ये वार ही ना होती। तो इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और कोल्ड वार एंड भी इंडिविजुअल्स की वजह पे हुई। क्यों, कैसे ख़त्म हुई कि उस टाइम यूएस को लीड कर रहा था जॉर्ज बुश, और जबकि यूएसएसआर को गोर्बाचेव जो है वो कर रहा था लीड। तो इन दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ थी वेरी मॉडरेट थी, फ्लेक्सिबल थी, और फिर जो एंड हो गया। सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स कोल्ड वार स्टार्टेड एंड इट आल्सो एंडेड बिकॉज ऑफ द लीडरशिप आर द इंडिविजुअल्स। तो इस तरह हम समझ सकते हैं इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। इसके अलावा हमारे पास और एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार ऑन टेरर कैसे स्टार्ट हुई थी। ग्लोबल वार ऑन टेरर का मतलब ये है कि जो 9/11 में वाक़या हुआ था, तो वहाँ से इब्तदा हो गई थी टेररिज्म की। अब टेररिज्म की इब्तदा हुई है तो लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ख़तरा है, जो पूरी दुनिया फिर जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग की थी। दैट इज़ एक्चुअली नोन एज द ग्लोबल वार ऑन टेरर एंड वी ऑल नो दैट इट वाज अटैक। जो अटैक हुआ था 9/11 का, वो था बेसिकली यूएस के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। ठीक है। अब तो फिर क्या हुआ था कि अगर तो ये अटैक होता ऑन फ्रांस और पाकिस्तान, तो हो सकता है कि ये ग्लोबल वार ना बनती। ठीक है। लेकिन क्योंकि उस टाइम अमेरिका का लीडर था जॉर्ज बुश, और वो जो था उसके अंदर सुपरमेसी थी, मतलब वो चाहता कि मैं ही सुपीरियर हूँ, सुपीरियरिटी उसके माइंड में थी। दैट्स वाई को जो 9/11 का वाक़या है उसके बाद जो है ग्लोबल वार स्टार्ट हुई और वो ग्लोबल वार और टेरर बन गई। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल से हम अगर समझाना चाहें तो सदाम इन्वेजन ऑफ कुवैत जो था, उसके अंदर हम बात करें तो सदाम जो था बेसिकली लीडर था मिडल ईस्ट का। मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में हमारे पास इराक, ईरान ये सब आ जाते हैं। तो ये जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर था, और सुपरमेसी इसके अंदर भी थी। अब इसने क्यों कुवैत के ऊपर इन्वेड किया, क्यों हमला किया कुवैत के ऊपर, वो इसलिए हमला किया था क्योंकि वो कहता था कि जो कुवैत है बेसिकली वो भी हमारा पार्ट है, इराक का पार्ट है, इसलिए हमने उसको वापस लेना है। इस वजह से उसने हमला किया। अगर उस टाइम कोई और लीडर होता है तो हो सकता है वो कुवैत के ऊपर हमला ना करता। तो ये इसकी लीडरशिप, इसका माइंड, इसकी पर्सनैलिटी, इसकी साइकी की वजह से थी, फिर इस वजह से इसने हमला किया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस। सो स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस इज आल्सो नोन एज द डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस। अब इसके अंदर किसका रोल होगा, इसमें इंपॉर्टेंस किसकी होगी, स्टेट फैक्टर्स की। स्टेट डिसाइड करेगी दैट देयर विल बी कोऑपरेटिव सिचुएशन और द कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन बिटवीन द स्टेट्स एंड इन द स्टेट्स। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि वी फोकस ऑन द डोमेस्टिक कंडीशंस, लाइक वी विल लुक इनटू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेट, द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर वैल्यूज एंड द रिलीजन वैल्यूज़। हम हर स्टेट का बैकग्राउंड देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड, वो किस टाइप की गवर्नमेंट है, किस टाइप का स्टेट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉपरेशन होगी या कॉन्फ्लिक्ट। टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, अगर तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है देन इट विल लीड टू द कॉपरेशन। अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर जो इकोनॉमिकली बेस्ट होंगे, ट्रेड कर रहे होंगे, स्टेबल होंगे इकोनॉमिकली, तो वो अच्छा वो कॉपरेशन की तरफ होंगे। लेकिन वो कंट्री जो इकोनॉमिकली डाउन होंगी दे विल नॉट लीड टू द गुड रिलेशन आर टुवर्ड्स द कॉपरेशंस। उसके बाद जियोग्राफी की बात करें, हम कहते हैं तो जियोग्राफी बहुत इन्वॉल्व होती है कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन में। कैसे, क्योंकि जो पाकिस्तान है दैट वाज एक्चुअली प्रेजेंट विद अफगानिस्तान। इस वजह से जो अफगानिस्तान और अमेरिका का मसला बना था वो जियोग्राफी की वजह से उसके अंदर पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया गया था। इसके अलावा रिलीजन के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, हमारे रिलेशन नहीं अच्छे हैं इसराइल के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है। इसके बाद अगर हम एग्जांपल दें, हम कहते हैं इराक, हमने कहा था इंडिविजुअल लेवल में कि सद्दाम ने इन्वेड किया था कुवैत को, लेकिन हम क्योंकि हम स्टेट लेवल पे आ गए तो हम कहेंगे इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को। क्यों, क्योंकि जो इराक है उनकी स्टेट का जो सिस्टम था, टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, द सिस्टम वाज अथॉरिटेटिव एंड दे वांट टू डिक्टेट द रूल्स। ठीक है। तो उस टाइम अगर सद्दाम की जगह कोई और, वो कहते हैं स्टेट लेवल एनालिसिस को मानने वाले लोग कहते हैं कि अगर सद्दाम की जगह कोई और लीडर होता फिर भी यही होता कि वो ज़रूर इन्वेड करते कुवैत के ऊपर। क्यों, क्योंकि उनकी टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज द अथॉरिटेटिव।
फिर क्या हुआ कि अगर हम कोल्ड वार की बात करें तो कोल्ड वार में बेसिकली यही हुआ कि स्टेट के अंदर डिफरेंसेस थे दोनों स्टेट्स के अंदर, जिसकी वजह से कोल्ड वार हुई। उनके अंदर आइडियोलॉजी का डिफरेंस भी था और इकनॉमिक सिस्टम का भी डिफरेंस था। कैसे डिफरेंस था कि जो यूएसएसआर है उनकी आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म और यूएस की लिबरलिज्म, ठीक है। एंड देन अगर हम इकनॉमिक डिफरेंस की बात करें तो सोशलिज्म थी यूएसएसआर की एंड कैपिटलिज्म था यूएस में। दैट्स वाई इन डिफरेंसेस की वजह से कोल्ड वार स्टार्ट हुई थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस एंड आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस। अब इसमें हम बड़े लेवल की बात करेंगे एंड इट इज़ आल्सो नोन एज और टर्म्ड एज इट्स अदर नेम इज सिस्टेमिक लेवल ऑफ एनालिसिस। अच्छा, अब हमें पता है कि बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं दुनिया में, जैसे पाकिस्तान है, जापान है, फ्रांस है, रशिया, तो ये सारी मिलके एक ग्लोब बना देती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक जो स्टेट है वो जो सारी स्टेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करती हैं, क्योंकि देन इट विल बी नोन एज बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिस्टम एंड इट इज़ नोन एज ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो पुराने वक़्त थे उसमें ये होता था कि लोग इंक्लाइंड होते थे वार्स की तरफ। वो कहते थे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करें, अपना एम्पायर बनाएं। तो उस टाइम जो था वार्स होती थी। लेकिन अब जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, हमारा ग्लोबल सिस्टम है, वो हमें कहता है कि नहीं, हमें ओवरऑल वर्ल्ड में पीस चाहिए। तो इसलिए हम पीस की तरफ जो है वो ज़्यादा इंक्लाइन हैं। अच्छा, अगर हम इसमें एग्जांपल दें ग्लोबल वार और टेरर की, तो ग्लोबल वार और टेरर में क्या था कि 9/11 का जो अटैक था वो बेसिकली उसमें सारी कंट्रीज़ जो थी उसमें पार्ट बनी थी ग्लोबल वार में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम हमसे ये चाहता है कि हम जाएँ उस चीज़ के खिलाफ जाएँ जो कि पीस को डिस्ट्रॉय कर रही है, इस वजह से। उसके अलावा कुछ ग्लोबल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान की इकानमी इज़ नॉट स्टेबल और इट्स वीक, ठीक है। तो वो इसलिए वीक है ग्लोबल फैक्टर की वजह से। ग्लोबल फैक्टर क्या है? IMF इज़ एक्चुअली अ ग्लोबल बॉडी। अगर IMF अपनी शराइत हटा दे तो हमारी इकानमी स्टेबल हो सकती है। तो ग्लोबल फैक्टर्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी स्टेट में। देन हम कहते हैं कि वी आर्ग्यू दैट ऑल फॉरेन पॉलिसीज कैन बी अंडरस्टूड विदाउट इवन लुकिंग एट द इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशन और इंडिविजुअल्स। हम कहते हैं कि हम किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को समझ सकते हैं बगैर इसके कि हम उसके इंडिविजुअल्स देखें या हम स्टेट को देखें। हम फॉर एग्जांपल हम आया देखें पाकिस्तान की, अगर हम इकानमी को समझना चाहें तो अगर सारी स्टेट्स को पता है कि IMF हमें कर्जा देता है, सबको ये पता चल जाए कि IMF की शराइत हटा दी हैं तो हमारी इकानमी ग्रो अप हो जाएगी, तो हम फॉरेन पॉलिसीज़ को समझ सकते हैं। देन हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम काज स्टेट्स टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। जिस तरह का इंटरनेशनल सिस्टम होगा, जिस तरह वो चाहेगा हम इसी तरह बिहेव करेंगे। हमसे पीस चाहता है तो हम पीसफुली वाला बिहेव करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो कोल्ड वार है, तो कोल्ड वार में ये हुआ था बेसिकली कि यूएस एंड यूएसएसआर के दरमियान में थी और इनका बाईपोलर सिस्टम था, ठीक है। एक तरफ यूएस जो है वो ग्लोबल पावर थी, दूसरी तरफ यूएसएसआर। तो दोनों का जो है बाईपोलर वर्ल्ड थी बेसिकली उस टाइम पे। तो दोनों प्रूव करना चाहते थे उस टाइम कि हम ही अच्छे हैं, हम ही अच्छे हैं। सो दे वर इन कंपटीशन। सो जो वर्ल्ड सिस्टम था वो उन्हें फोर्स कर रहा था टू बिहेव इन दिस मैनर। उसके बाद हमने कहें कि यूएस ने इन्वेड किया था इराक को 2004 में। तो इसलिए किया था बिकॉज इट हैपन बिकॉज ऑफ यूएस ग्लोबल पावर। यूएस था ग्लोबल पावर, वो कहता था उस टाइम यूनिपोलर, क्योंकि वर्ल्ड भी कहता था कि इराक के पास इस टाइम मैस डिस्ट्रक्शन की वीपन्स हैं। तो क्योंकि हम खतरा बन रहे हैं दुनिया के लिए, इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम उनके ऊपर जाके उनको ऑक्यूपाई करें, उनके ऊपर हमला करें और जो हम डील करें विद द weapons of mass destruction. It was the only choice for US to invade Iraq for the international peace. So it was all about the analysis and about the 3 levels of analysis. I hope आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।